जब कोई कंट्री अपना डिफेंस बजट डबल करती है तो उसकी डिफेंस कंपनीज का क्या होता है? America is increasing the defense budget for 2023. The president asked Congress to approve a Pentagon funding request of $1.5 trillion. Taiwan's president has unveiled plans to spend an extra $60 billion on the military. Saudi Arabia's military spending increased by 1.4%. This is up from $75.8 billion, which was spent in 2024. अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन मल्टी बैगर बना। साउथ कोरिया में हैनोवा एरोस्पेस में 400% की रैली देखने को मिली। हर बार यही हुआ। अब सोचिए, एक कंट्री जो 80 इयर्स से डिफेंस में पैसा नहीं डाल रही थी, सडनली बजट डबल कर दे तो Japan is planning to drastically increase spending on defense. जापान 3 साल में बजट डबल। 80 इयर्स पुराना वेपन्स एक्सपोर्ट बैन लिफ्टेड। $14 बिलियन का वॉरशिप डील साइंड और स्टॉक्स में ह्यूज रैली। आज समझते हैं ये क्यों हो रहा है, पैसे कहां जा रहे हैं और कौन सी कंपनीज इस पैसों का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं, और एज एन ग्लोबल इन्वेस्टर हमें किन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 से। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी का न्यूक्लियर डिवास्टेशन देखा। लाखों लोग मरे, पूरा देश तबाह। और जब जापान हार गया तो अमेरिका ने एक कंडीशन रखी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 9, जो कहता था जापान कभी दोबारा वॉर नहीं करेगा। जापान के पास सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्स होगी, कोई आर्मी, कोई नेवी, कोई एयरफोर्स नहीं। और ये सिर्फ कागज पे नहीं था, कल्चर में डीपली इन्फ्यूज था। वॉर शब्द ही जापानीज सोसाइटी में एक बड़ा टैबू बन गया। और इस माइंडसेट का डायरेक्ट रिजल्ट पड़ा डिफेंस स्पेंडिंग पर। 1976 में जापान ने एक और रूल बनाया, डिफेंस बजट कभी जीडीपी का 1% से ज्यादा नहीं होगा। अब 1% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन समझिए जापान की जीडीपी 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो 1% भी 40 to 50 बिलियन डॉलर्स होता है। मतलब जापान के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, लेकिन एक इनविजिबल सीलिंग थी, इतना ही और नहीं। अमेरिका 3.5% ऑफ जीडीपी डिफेंस में खर्च करता है। इंडिया करीब 2.4% करता है। चाइना ऑफिशियली 1.6%, एक्चुअल फिगर्स शायद इससे ज्यादा है। नेटो मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड एट लीस्ट 2% ऑफ जीडीपी, और जापान स्टक एट 1% फॉर नियरली 50 इयर्स। और इस 1% रूल का एक और कॉन्सिक्वेंस था जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जापान की डिफेंस इंडस्ट्री भी सफर करती थी। सोचिए, अगर आपका एक ही कस्टमर है जो कि जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स, आपको एक्सपोर्ट्स करने की परमिशन नहीं है और बजट भी कैप्ड है, तो कंपनीज क्या करेंगी? मार्जिन स्लो होंगी, ग्रोथ नहीं होगी, इनोवेशन स्लो होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। डजन्स ऑफ जापानीज कंपनीज ने डिफेंस सेक्टर छोड़ दिया क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं थे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक अनअट्रैक्टिव सेक्टर बन गया था। कंपनीज ने सोचा इससे अच्छा हम कार्स बनाएं, रोबोट्स बनाएं, सेमीकंडक्टर्स बनाएं। लेकिन यही वो पॉइंट था जहां स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब एक सेक्टर को डिकेड्स तक नेग्लेक्ट करो और फिर सडनली उसमें पैसा डालते हो, तो जो कंपनीज बची हैं उनको डिस्प्रपोर्शनेट फायदा होता है। वही हो रहा है जापान में। अब मैप देखिए, जापान एक आइलैंड नेशन है और इसके नेबर्स कौन है? वेस्ट में चाइना, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, जो हर साल अपना मिलिट्री बजट एग्रेसिवली बढ़ा रहा है, जो ताइवान के अराउंड वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स भेज रहा है, और जो ओपनली कह रहा है ताइवान हमारा है और हम इसे वापस लेंगे। अब ताइवान से जापान कितना दूर है? सिर्फ 110 किलोमीटर। मतलब अगर चाइना ताइवान पे कोई एक्शन लेता है, जापान डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। जापानीज पीएम ताकाइची ने 2025 में पहली बार पब्लिकली कहा, अगर चाइना ताइवान के अगेंस्ट एक्शन ले
तो जापान की मिलिट्री इन्वॉल्व हो सकती है। किसी जापानीज पीएम ने पहले कभी भी ऐसा नहीं कहा। और नॉर्थ में है रशिया। यूक्रेन पे अटैक के बाद रशिया ने जापान के नॉर्थर्न बॉर्डर्स के पास मिलिट्री एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी है। तो जापान एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उसके 3 न्यूक्लियर आर्म नेबर्स एग्रेसिव हो रहे हैं साइमल्टेनियस। लेकिन सबसे बड़ा कैटलिस्ट था यूक्रेन। फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, पूरी दुनिया शॉक थी। लेकिन जापान के लिए ये एक पर्सनल वार्निंग थी। यूक्रेन एक नाटो एलाई था, डिप्लोमेटिक सपोर्ट था, फिर भी इन्वेड हो गया। जापान ने ये देखा और सोचा अगर ये हो सकता है तो हमारी क्या गारंटी है। इस एक इवेंट ने जापानीज पब्लिक ओपिनियन को शिफ्ट कर दिया डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने के फेवर में। और फिर था अमेरिका का प्रेशर। जापान की सिक्योरिटी का बैकबोन रहा है यूएस जापान अलायंस। अमेरिकन मिलिट्री बेसेस जापान में है। अमेरिकन न्यूक्लियर अम्ब्रेला जापान को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अमेरिका अंडर बोथ ट्रंप एंड बाइडेन ने क्लियरली कह दिया है हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। दिसंबर 2022 में एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट आई। जापान ने एक 5 ईयर डिफेंस बिल्डअप प्रोग्राम अनाउंस किया। टोटल 43 ट्रिलियन येन यानी कि करीब करीब 275 बिलियन यूएस डॉलर्स। गोल डिफेंस स्पेंडिंग को 1% से 2% ऑफ जीडीपी तक ले जाना है बाय ईयर 2027। लेकिन जापान के नए पीएम सनाए ताकाइची ने तो 2 साल पहले ही ये टारगेट अचीव कर लिया। ये अनप्रेसिडेंटेड है और इस पैसों का एक बड़ा हिस्सा जापानीज कंपनीज को मिलेगा। इंपोर्ट से ज्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है। अब 1 मिनट जापान के नए पीएम सनाए ताकाइची के बारे में। ताकाइची जापान की पहली फीमेल पीएम है। अक्टूबर 2024 में पावर में आई, लेकिन उनकी रेपुटेशन एक सिक्योरिटी हॉक मतलब डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी उनकी टॉप प्रायोरिटी है। फरवरी 2026 में उनकी एलडीपी पार्टी को 2/3 सुपर मेजॉरिटी मिली। इसका मतलब लॉज को पास कराना और भी आसान हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी टेबल पर आ गया है। अब समझते हैं कैसे ये पॉलिसी चेंजेस एक बड़े गेम चेंजर बन रहे हैं। गेम चेंजर नंबर 1, लीथल आर्म्स एक्सपोर्ट बैन लिफ्टेड। ये सबसे बड़ी पॉलिसी चेंज है। 1967 से जापान का रूल था हम सिर्फ नॉन लीथल डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब रेस्क्यू व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, माइन स्वीपर्स, कोई वेपन जो इंसान को मार सके उस पर एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बैन था। 21 अप्रैल 2026 को ताकाइची कैबिनेट ने ये बैन कंप्लीटली हटा दिया। अब जापान फाइटर जेट्स, मिसाइल, वॉरशिप्स, कॉम्बैट ड्रोन्स, गाइडेड वेपन्स सब एक्सपोर्ट कर सकता है। सोचिए 80 साल तक जापान की डिफेंस कंपनीज का सिर्फ एक कस्टमर था, जापान का अपना मिलिट्री। अब सडनली उनके लिए पूरी दुनिया एक बड़ा मार्केट बन गया है। गेम चेंजर नंबर 2, द ऑस्ट्रेलिया मेगा डील। Sealed with a smile, Australia and Japan have inked a landmark new defence pact. Prime Minister, this is a pivotal moment for Australia and Japan. अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने जापान की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। डील वैल्यू करीब 14.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। पहले 3 वॉरशिप की डिलीवरी 2029 तक। और ये जापान का पहला मेजर वॉरशिप एक्सपोर्ट है। हिस्ट्री में पहली बार जापान ने जर्मनी की कंपनी को बीट किया इस डील के लिए। इसका मतलब जापानीज मिलिट्री हार्डवेयर अब ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, बेस्ट इन क्लास ग्लोबली। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कई और कंट्रीज की डील भी पाइपलाइन में है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। किन बड़ी कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होगा? तो इनमें है जापान की बिग 4। नंबर 1, मित्सुबिशी ग्रुप। ये जापानीज डिफेंस का एंकर है। जो लॉकहीड मार्टिन अमेरिका के लिए है, वही ये जापान के लिए है। क्या बनाते हैं? वॉरशिप, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स, गाइडेड वेपन्स। की कैटलिस्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया डील का ये लीड कॉन्ट्रैक्टर है। 6th जनरेशन फाइटर जेट का जापानीज लीड पार्टनर। स्टॉक ने 2025 में 70% की रैली दी है। लेकिन ये सिर्फ डिफेंस कंपनी नहीं है। गैस टर्बाइंस, न्यूक्लियर पावर, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। डिफेंस ग्रोथ इंजन है और बाकी बिजनेस स्टेबिलिटी देती है। नंबर 2, कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज। सबमरीन्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, नेवल वेसल्स, ये सब कावासाकी बनाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट,
कावासाकी मोटरसाइकिल्स भी बनाता है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी। तो ये भी एक डाइवर्सिफाइड प्ले है। नंबर 3, IHI कॉरपोरेशन। ये जापान का इंजन मेकर है, जेट इंजन्स, रॉकेट इंजन्स, गैस टर्बाइंस। फाइटर जेट प्रोग्राम में इंजन टेक्नोलॉजी सबसे क्रिटिकल पीस है और IHI वही बना रहा है। जब आर्म्स एक्सपोर्ट बैन हटा, IHI ने तुरंत अनाउंसमेंट किया कि वो प्रोडक्शन रैंप अप करेगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट करेगा। सोचिए, हर फाइटर जेट को इंजन चाहिए, हर मिसाइल को प्रोपल्शन चाहिए, पर इस कंपनी में कुछ गवर्नेंस के इशू भी सरफेस हुए हैं, सो थोड़ा हमें केयरफुल रहना है इस कंपनी में। और एक प्रोग्राम है जो इस पूरी स्टोरी को 20 से 30 साल के इन्वेस्टमेंट थीम में कन्वर्ट करता है, GCAP, ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। जापान प्लस UK प्लस इटली मिलके बना रहे हैं दुनिया का सबसे एडवांस्ड 6th जनरेशन फाइटर जेट। और इस वेंचर में पार्टनर्स कौन है? सो मित्सुबिशी प्लस BAE सिस्टम्स UK का और लियोनार्डो इटली का। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है। ये फाइटर जेट में क्या स्पेशल है? 6th जनरेशन आर्किटेक्चर, पायलट के साथ AI ऑपरेटेड ड्रोन स्वॉन्स भी उड़ेंगे और साथ में होंगे एडवांस स्टेल्थ, सुपरसोनिक परफॉर्मेंस, लॉन्ग सर्विस लाइफ, यानी 50 साल तक ये प्लेन ऑपरेशनल रहेगा। फर्स्ट डेमो फ्लाइट 2027 एक्सपेक्टेड, फुल डिप्लॉयमेंट बाय 2035। जापान के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशनल है और इन मेगा कंपनीज के अलावा कई और कंपनीज भी हैं जो मिसाइल और डिफेंस की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना रही हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टोरी कंप्लीट नहीं होती बिना रिस्क के, और यहाँ भी रियल रिस्क इन्वॉल्व हैं। पहला, पॉलिटिकल बैकलैश। आर्म्स एक्सपोर्ट बैन हटने पे 30,000 से ज्यादा लोग टोक्यो में प्रोटेस्ट करने आए। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसी स्लो या रिवर्स भी हो सकती है। दूसरा, एग्जीक्यूशन रिस्क। प्रोजेक्ट डिलेज हो सकते हैं ड्यू टू मैसिव प्लान्ड एक्सपेंशन। तीसरा, वैल्यूएशन। ऑलरेडी जापान के डिफेंस स्टॉक्स काफी भाग चुके हैं, तो बाइंग से पहले वैल्यूएशंस को जरूर चेक करिए। और चौथा, जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन। हर जापानीज मिलिट्री मूव पे चाइना रिएक्ट करता है, टेंशंस बढ़ सकती हैं। ये पैराडॉक्सिकली डिफेंस स्टॉक्स के लिए बुलिश है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के लिए ये बड़ा नेगेटिव है। तो दोस्तों, अब समराइज करते हैं सब कुछ। जापान एक कंट्री जिसने 80 साल पहले वॉर छोड़ दिया, अब दुनिया का सबसे एग्रेसिव डिफेंस बिल्डअप्स कर रहा है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं, बजट डबल हो चुका है, आर्म्स एक्सपोर्ट बैन हट चुका है, मेगा डील साइन हो रहे हैं, 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं। और जो कंपनीज इस रिवोल्यूशन के सेंटर में है, मित्सुबिशी ग्रुप, कावासाकी, IHI, ये मल्टी डिकेड कंपाउंडर्स बन सकते हैं अगर ये ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू करता है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया, और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फॉर इन्वेस्टर्स हु बिलीव इन थीम्स दैट कंपाउंड ओवर डिकेड्स, Asian defense is not a trade. It is a frontier of defense investing for the next 20 years. The sleeping samurai has woken up. बस ये देखना है कि आपने नोटिस किया या नहीं। तो आप भी अगर ग्लोबल इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए और बुल ट्रैक ग्लोबल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।